Hello students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Aksha Mishra. Today we'll take the topic of economic importance of cereals. पहले हम कुछ सीरियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीरियल्स होते क्या हैं। सीरियल्स जो होते हैं वो उसका सीरियल शब्द का जो उत्पत्ति है वो सिरेलिया मोनेरा से हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है और इसको रोम के अंदर गॉडेसेस ऑफ एग्रीकल्चर सीरीज समझा जाता है। जितने भी सीरियल्स हैं वो पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फसलें भी हैं जिनका उपयोग धान्य फसलों के रूप में किया जाता है। धान्य फसलों का लक्षण जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैरियोप्सिस है। इसमें फल भित्ति बीजावरण से पूर्ण संयुक्त होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और परंतु इसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है। इनका भंडारण लंबे समय तक बिना किसी हानि, क्योंकि इसमें जल की मात्रा कम होती है इसलिए इसको स्टोर खूब लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। जो मेजर सीरियल्स हैं वो तो गेहूं और मकई है और उसके अलावा कुछ माइनर सीरियल्स हैं जैसे जौ, बार्ले, ओट, जई, राई, ज्वार, सोरगम, बाजरा, पर्ल मिलेट। ये इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लेंगे वीट के बारे में। वीट, जिसको हम हिंदी में गेहूं कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम। उसकी स्पीसीज अलग अलग हैं और इसका जो देसी नाम है वो है गेहूं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सभी जितने भी धान्य हैं, सभी सीरियल्स हैं, वो फैमिली पोएसी को बिलोंग करती हैं। तो इसकी भी फैमिली पोएसी है। पहला जो टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गेहूं जो है वो टेम्परेट क्षेत्रों में ज़्यादातर इसकी फसल पाई जाती है और ये बहुत मुख्य भोजन है। आधी से ज़्यादा वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा आबादी का मुख्य भोजन है। इसलिए इसे स्टेपल फूड भी कहा जाता है। 6000 बिफोर क्राइस्ट में गेहूं की 2 जंगली जातियां थी, वाइल्ड स्पीसीज उगाई जाती थी। एमर वीट, जिसे एमर वीट के नाम से जाना जाता था, और लगभग 300 बिफोर क्राइस्ट तक गेहूं की जातियां विश्व भर में उगाई जाने लगी थी। और इसके पश्चात ट्रिटिकम ड्यूरम, मैक्रोनी वीट उगाया जाने लगा। ट्रिटिकम वल्गैर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर जो स्पीसीज है वो है ट्रिटिकम वल्गैर। कुल उत्पादन क्षेत्र के लगभग 88% जो भाग है वो ट्रिटिकम एस्टिविशम, जिसे हम ब्रेड वीट भी कहते हैं, उसका होता है। और 11% भाग जो है वो ट्रिटिकम ड्यूरम मतलब मैक्रोनी वीट का होता है। भारतवर्ष में गेहूं की खेती 240 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है और हमारे देश में गेहूं का कुल उत्पादन 550 लाख टन तक हुआ है। अगर हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में हम देखें तो हम देखेंगे कि ये एक एनुअल प्लांट है, वार्षिक शाकीय पौधा है। इसका स्तंभ जो होता है उसे कल्म कहते हैं। ये कल्म जो होता है ये 0.6 to 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है और इनके अंदर बीच बीच में इंटरनोड्स और नोड्स पाए जाते हैं। सभी धान्य फसलों के समान इसके आधारीय भाग से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और बहुत यंग स्टेज में निकलने वाली जो जड़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह अक्ष की भूमिगत संधियों से अनेक प्रकार की एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स निकलती हैं। इनकी जो वेजिटेटिव फेस खत्म हो जाता है उसके बाद हर एक एरियल अक्ष के शीर्ष से, अपेक्स से एक स्पाइक या पुष्पक्रम विकसित होता है, इन्फ्लोरेसेंस विकसित होता है, जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित 15 से 20 स्पाइकलेट्स में से निर्मित से बना हुआ होता है। हर एक स्पाइकलेट में 1 से 5 फ्लावर्स पाए जाते हैं
और एक तुष्युम पेयर ऑफ ग्लूम्स से, ये हर एक जो पुष्प होता है वो एक पेयर ऑफ ग्लूम से बंधा हुआ होता है। मैच्योर अंडाशय में ग्रेन विकसित होता है जिसे कैरियोप्सिस कहते हैं। इसमें बीजावरण और फल भित्ति पूर्णतः संयुक्त होती है और लगभग 82% जो होता है वो बीज का भाग एंडोस्पर्म से बना हुआ होता है। एंडोस्पर्म में एक एलियोरॉन लेयर से, एंडोस्पर्म जो होता है वो एक एलियोरॉन नाम के लेयर से ढका हुआ होता है और ये जो ढकी हुई परत है इसमें विटामिन के अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन। अगर हम देखें कि गेहूं किस टाइप के क्लाइमेट में और क्या इसका कल्टीवेशन का तरीका है, तो हम देखेंगे कि गेहूं को अनेक प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। ये अधिकतर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त गेहूं आर्टिक और इक्वेटर पर भी काफ़ी जगह उगाया जाता है। इसकी खेती अलग अलग प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु ज़्यादातर लोम सॉइल में की जाती है जिसमें जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी होता है लोम सॉइल। मिट्टी के आधार पर अगर भारतवर्ष के अंदर हम देखें गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र, तो ये कम से कम 5 क्षेत्र इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। एक सबसे पहले है गंजेटिक एलुवियम ऑफ यूपी एंड बिहार, फिर है इंडस एलुवियम ऑफ पंजाब, then black soil regions of central and southern India, the hilly regions of Himalayas and Siwalik hills, और राजस्थान के डेजर्ट सॉइल में भी ये बहुत अच्छे से उगाया जाता है। भारत में गेहूं की जो फसल होती है वो रबी क्रॉप कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है और इसे अक्टूबर के आरंभ से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बो दिया जाता है और इसके बोने से पूर्व खेत को भली भांति तैयार किया जाता है, अच्छे से तैयार किया जाता है, उसको एकदम यूनिफॉर्म कर दिया जाता है और इसके अंदर जो क्रिसन से विवेचन कर लिया जाता है। सीड बॉर्न डिजीजेस, इससे क्या होता है, अगर हम एग्रेसन और क्रिसन से इसकी अगर ट्रीटमेंट कर दें इसके बीजों को बोने से पहले, तो उससे बीजों के अंदर होने वाली सीड बॉर्न डिजीजेस की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसकी जो बुआई होती है वो छिड़काव से या चॉपकर द्वारा की जाती है और बुआई अधिकांश चॉप कर ही की जाती है और बोने के लिए कम से कम 125 से 190 किलोमीटर बीज की आवश्यकता होती है। इसको गेहूं को 2 पंक्तियों के बीच की दूरी में जब गेहूं उगाया जाता है तो इसकी जो 2 पंक्तियां हैं उसके बीच की दूरी कम से कम 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर वीडिंग मीन्स जो जंगली घास है, जंगली पौधे जो उग जाते हैं उनको हटाया जाता है। खरपतवार को 2,4-D से छिड़काव द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। गेहूं की जो ड्वार्फ वैरायटीज़ होती हैं उस समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो छोटी वैरायटीज़ होती हैं उनको बार बार हमें सिंचाई करनी पड़ती है और जो टॉलर वैरायटीज़ होती हैं उसमें 3 या 4 बार पानी देने से भी काम चल जाता है। अगर हम देखें, अगर इसकी इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ अगर हम देखें गेहूं की जो इंडिया में पाई जाती है, तो हम देखेंगे कि IARI जो दिल्ली के अंदर एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे MS स्वामीनाथन और BP पाल ने इसको विकसित की बहुत अच्छी किस्में, अच्छी उन्नत किस्में विकसित की थी, जो कि मैं प्रमुख किस्में बता रही हूँ। इसमें भी मैंने दे रखा है इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ में, जिसमें सबसे पहले है लर्मा रोजो 64। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है जो ज़्यादातर पेनिनसुला इंडिया में उगाई जाती है। फिर है NP 846, ये भी टॉल वैरायटी है, इसको उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छी उगती है ये। फिर उसका सोनोरा 64, ये देर से बोई जाने वाली है, ये डबल ड्वार्फ है, ये बहुत छोटा बौना है, बौना किस्म की पौध है ये गेहूं की। फिर है कल्याण सोना, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और डबल ड्वार्फ किस्म है जो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। शरबती सोनोरा, ये अपेक्षाकृत जल्दी पकने वाली किस्म है,
सभी लक्षणों में सोनोरा 64 से समानता दर्शाती है। फिर है सोनालिका। ये जल्दी पकने वाली किस्म है, यद्यपि इसके अंदर अनकण सुनहरे और बड़े आकर्षक होते हैं, परंतु इसमें लूस मट के प्रति बहुत ये सुग्राही होती है, बहुत जल्दी से लूस मट हो जाता है इसके अंदर। और मोती HD1949 ये ट्रिपल ड्रॉफ है। इसके अंदर अंक चपाती बनाने की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी इसी को ही माना जाता है, इसी किस्म को माना जाता है। और हीरा HD1941 ये त्रिवामन किस्म है, ये भी ट्रिपल ड्रॉफ है। इसके भी जो अन के जो कण होते हैं वो बड़े सुनहरी और लंबे और कठोर होते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी आपको किस्में बताई, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ बताई हैं। अब अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि क्रॉप को अगर हम, कई बार इनके अंदर डिजीज़ेस हो जाती हैं, अगर हम उन डिजीज़ को हम इनको कैसे बचा सकते हैं, तो क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जाता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। जिसमें सबसे पहले हम पेस्ट से कैसे इनको, पीड़क से कैसे हम इनको बचाते हैं। तो गेहूं की जो फसल होती है वो पैथोजेंस और पेस्ट द्वारा आक्रमण हो जाता है उनके ऊपर। कई बार दीमक और चूहे भी बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं फसलों को। और खड़ी फसलों में दीमक जो है वो एल्ड्रिन द्वारा उसके 5% घोल का छिड़काव करने से हम दीमक को रोक सकते हैं। और क्लोरोडिन का चूर्ण अगर हम सही तरह से उसकी डस्टिंग करें तो इससे भी हम जो है पेस्ट को रोक सकते हैं। और कई बार तो चूहे बहुत ज़्यादा अंकुरित जब होती है ये अंकुरन होता है उस समय चूहे बहुत पकती हुई फसल को खा जाते हैं, विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। और इनकी रोकथाम के लिए फॉस्फाइड या सल्फोस का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम देखें तो तेल में मिलाकर विषैली गोलियां तैयार करके खेत में चूहों के आबादे व बिलों के पास रख देते हैं, जिससे चूहे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट। अगर हम इंसेक्ट पेस्ट देखें तो कीट पीड़कों के उन्मूलन के लिए विभिन्न कीटनाशकों पीड़नाशी जैसे BHC, एंडोसल्फान, फॉस्फोमेराइडोन आदि का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट और भी डिजीज़ हैं, जैसे लूज मट ऑफ वीट। तो इसके लिए हम सोलर ट्रीटमेंट करते हैं। ये लूज मट ऑफ वीट जो है ये अस्टेरोट्रिकाइड से पैथोजन से होता है। और इसकी रोकथाम के लिए हम जो है सोलर ट्रीटमेंट द्वारा इनको रोका जा सकता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, रॉइंग भी किया जा सकता है, और कार्बोक्सिन से बीजों को कार्बोक्सिन से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि ये लूज मट ऑफ वीट नहीं होता। दूसरी डिजीज़ है रस्ट डिजीज़ ऑफ वीट। ये जो स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट है ये पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकाए से होता है। इसके अंदर इसको रोकने के लिए जो है रिकॉन्डिटा, पी रिकॉन्डिटा और पी स्ट्रीफॉर्मिस यूज़ किया जाता है। और तीनों प्रकार के कीट रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिरोधी किस्मों की बुआई तथा बीजों का ऑक्सीकार्बोक्सिन से उपचार कर दिया जाता है। और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, हिलबंट, कर्नाल बंट, जो लीफ ब्लाइट है, वीट में पाई जाने वाली लीफ ब्लाइट डिजीज़ है, वो ऑल्टरनेरिया टेटिकाना से होता है। तो इन सब से हम बचाने के लिए इनको जो है डिफरेंट पेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम वीट के यूजेस देखें तो गेहूं जो होते हैं वो मनुष्य के भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है। विश्व के सबसे ज़्यादा विकसित देशों में डबल रोटी का निर्माण इसी से किया जाता है। इंडिया के अंदर गेहूं उत्पादन का 85 to 90% भाग चपाती के रूप में प्रयोग किया जाता है। मील में आटा तैयार करके इसका कुछ भाग सूजी व मैदा भी बनाया जाता है। इसके अंदर एक ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अल्कोहल आदि के निर्माण में भी इससे काम में लिया जाता है। और ग्लूटीन से मोनोसोडियम ग्लूटामेट बेकरी उत्पादों में सुस्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं का जो चोकर होता है वो 14 to 18% प्रोटीन और विटामिन होते हैं उसमें। और ये सिर्फ पोषक ही नहीं होते बल्कि ये बहुत रफेज भी प्रदान करता है, फाइब्रस बहुत होता है, इसलिए जल्दी से पच भी जाता है। और इसका जो स्ट्रॉ बचता है वो पशुओं को के नीचे बिछाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, कागज, गत्ता आदि के निर्माण में भी इसको उपयोग किया जाता है।